हेलो दोस्तों, NRI एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, NTA ने जो अपना CUET एग्ज़ाम है 2022 का, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले भी कई सारी नोटिस उसने बारी बारी से जारी की थी, लेकिन किसी भी नोटिस में सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। अभी जो फाइनल नोटिफिकेशन आया है, इसमें सारी ही चीज़ों को NTA के द्वारा एकदम क्लियर कर दिया गया है कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर होगा और किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस, सारी चीज़ें मतलब इस नोटिफिकेशन में NTA ने क्लियर कर दी है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये नोटिफिकेशन खुला हुआ है। यहाँ पे करीब 100 पेज का नोटिफिकेशन है आपका। तो हम बारी बारी से एक एक चीज़ देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, और हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ शॉर्ट कोड एक तरीके से दिया गया है। जैसे CBT का मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CU का मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब चीज़ें तो आपको पता होंगी। ये चूँकि अब जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये पूरा नाम नहीं दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे इस साइड पूरा नाम दिया हुआ है और इस साइड शॉर्ट नेम दिया हुआ है, तो ये शॉर्ट नेम का ही यूज़ होगा नोटिफिकेशन में। तो इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करी गई हैं। उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी क्या क्या चीज़ें इन्होंने दी है, क्या टॉपिक हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिस्ट दी हुई है। जो नेक्स्ट पेज है उस पर देखते हैं। अब यहाँ से हमारा नोटिफिकेशन चालू होता है। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि जो आपकी ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तो आपका आ चुका है, आज से भरा जाएगा 6 अप्रैल टू 6 मई। मतलब आपका लास्ट डेट कब होगा, 6 मई, और शाम के 5 बजे तक आप ये फॉर्म 6 मई के शाम के 5 बजे तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फ़ीस कब तक, तो 6 मई को ही रात को 11:30 बजे तक आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। मतलब फॉर्म 5 बजे तक भर सकते हैं, उसके बाद फॉर्म नहीं भर पाएंगे आप, और फ़ीस पेमेंट उसी दिन 11:30 बजे रात तक आप कर पाएंगे। जो हमारा अगला है डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, तो ये फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, 2 स्लॉट में आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब एक दिन में 2 स्लॉट होगा। ये एग्ज़ाम कई दिन चलेगा। पहली बात तो आप ये ध्यान रख लें कि कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या होगी स्टूडेंट की और एग्ज़ाम ऑनलाइन कराया जाएगा। तो अभी अपने देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि 3 करोड़ 4 करोड़ बच्चों को ऑनलाइन बैठा के एग्ज़ाम दिलाया जाए। तो ये एग्ज़ाम कई दिन चलेगा और हर दिन 2 स्लॉट में एग्ज़ाम होगा, एक सुबह एक शाम को। और जब क्वेश्चन पेपर भी सबका अलग अलग होगा, मतलब हर दिन का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन पेपर हर दिन आएगा, ऐसा नहीं है। हर दिन का अलग अलग क्वेश्चन पेपर होगा। और जब आपका रिज़ल्ट बनेगा तो वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा रिज़ल्ट बनेगा। मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या है और किस तरीके से उसके द्वारा रिज़ल्ट बनाया जाता है। टाइमिंग क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक शिफ्ट सुबह है, एक शिफ्ट शाम में है। जो हमारी पहली शिफ्ट होगी वो सुबह 9 बजे से कितने बजे तक है, 12:15 तक। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। जो दूसरा स्लॉट है वो कब से है, 3 बजे से लेके 6:45 PM। तो 2 स्लॉट में आपका एग्ज़ाम होगा और कई दिन एग्ज़ाम होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब जो अगला चीज़ है कि सेंटर, डेट्स, टेस्ट, सब्जेक्ट, टाइमिंग, ये तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको फॉर्म कहाँ भरना है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, http://cuet.samarth.ac.in। तो इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। फ़ीस क्या रखी गई है, तो जो स्लॉट 1 है वहाँ की फ़ीस कितनी है, 650 रुपये अनरिजर्व के लिए, OBC और EWS के लिए 600 रुपये, SC/ST के लिए 550। और अगर आप इंडिया के बाहर कहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए कि आप संयुक्त अरब अमीरात में एग्ज़ाम दे रहे हैं या सिंगापुर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिससे बहुत सारे भारतीय बाहर रहते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, तो उनके बच्चे हैं, तो वो अब इंडिया आके तो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो उनके लिए ये सुविधा बनाई गई है कि ये एग्ज़ाम इंडिया के बाहर भी कंडक्ट कराया जाएगा। और जो लोग इंडिया के बाहर एग्ज़ाम देंगे उनकी फ़ीस ये 3000 रुपये रखी गई है। अब चूँकि आप में से ज़्यादातर लोग तो इंडिया में ही रहते हैं, तो आपकी फ़ीस 650 रुपये सुबह वाले स्लॉट की और 650 रुपये शाम वाले स्लॉट की। मतलब अगर आप जनरल से हैं तो आपको कुल 1300 रुपये
फीस भरनी होगी। ये डिपेंड करता है कि आप क्या क्या सब्जेक्ट चूज, मान लीजिए कि आप ऐसा सब्जेक्ट चूज करते हैं जो सारा स्लॉट 1 में ही पड़ता है तो आपको सिर्फ 650 रुपये देने होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे सब्जेक्ट भी चूज करते हैं जिन जो स्लॉट 2 में पड़ेगा तो आपको 650 रुपये फिर स्लॉट 2 के लिए देने पड़ेंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो पहले नोटिफिकेशन में मैंने आपको बता भी दिया है, ये सारी चीज़ें तो पहले ही NTA के द्वारा जारी कर दी गई थी। क्या क्या चीज़ें थी, जैसा मैंने बताया था कि सेक्शन 1A होगा, 1B होगा, सेक्शन 2 होगा और सेक्शन 3 होगा। तो ये चीज़ें तो आपको पहले से पता है, NTA ने ऑलरेडी जारी कर दी है। इसमें आपको मैंने बताया था कि सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज होगी, सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेज होगी, सेक्शन 2 जो है आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा जहाँ पे 27 सब्जेक्ट रखी गई हैं, और जो सेक्शन 3 है वो जनरल टेस्ट है। अब करना क्या है आपको कि यहाँ पे देखिए, जो सेक्शन 1A और 1B है, इस सेक्शन हर सेक्शन से 50 क्वेश्चन आपके आएंगे और 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे और 45 मिनट आपका समय दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये आपका सिलेबस एक तरीके से दे दिया गया है कि क्या चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज फैक्चुअल, मतलब एक तरीके से पैसेज आपको दे दिया जाएगा एक, और उसको आपको पढ़ के और उसी से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। वो क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा, इसका यही मतलब है। तो एक तरीके से देखा जाए तो लैंग्वेज वाला सेक्शन तो आसान ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रामर का इसमें रोल, मतलब ग्रामर का रोल तो है ही, क्योंकि पैसेज आप पढ़ेंगे उसको तभी समझ पाएंगे जब आपको ग्रामर उस सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ग्रामर पता होगी, तभी आप पैसेज समझ पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर आप इंग्लिश का दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो आपको इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए, तभी तो आप पैसेज पढ़ पाएंगे और एक्चुअल मीनिंग क्या है पैसेज का वो समझ पाएंगे, वरना आप गलत समझ जाएंगे और गलत आंसर दे देंगे। तो इसका ये मतलब है। हाँ, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये आपका सिर्फ पैसेज आएगा और वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके सेक्शन 1A और 1B की बात हो गई। जो सेक्शन 2 है डोमेन वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ से भी 50 क्वेश्चन होंगे और 40 आपको करने होंगे। ये आपका जो 12th बेस्ड NCERT है 11th-12th की, वहाँ से ये सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये चीज़ आप एकदम ध्यान रखें, अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें कि जो 11th-12th की NCERT है वहीं से सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाने हैं। 27 जो डोमेन सब्जेक्ट होंगी, इसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरीके की सारी ही सब्जेक्ट होंगी। ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बना दी थी कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, तो वो वीडियो भी आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सेक्शन 2 के बारे में समझ गए होंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं। जो हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 3, या कह सकते हैं सेक्शन, मतलब लास्ट सेक्शन यही है। ये जनरल टेस्ट है। यहाँ से आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 60 मिनट का। सारे क्वेश्चन MCQ होंगे। यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस क्या है। जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि मैथ, न्यूमेरिक एबिलिटी, रीजनिंग है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, वही मतलब मैथ, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर है। सीधी सीधी इतनी सी बात है। ये सर आपको क्या क्या टॉपिक होंगे मैथ में वो सारा दिया हुआ है। तो ये जनरल टेस्ट है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जब आप फॉर्म भरें, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हों, साइंस से हो, एग्रीकल्चर से हो, या किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हों, और अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो ये सेक्शन आप ज़रूर दें। ये जो जनरल टेस्ट वाला है, इस सेक्शन को आप ज़रूर से दें, क्योंकि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन लेंगी इस एग्ज़ाम के थ्रू, मान के चले आप कि 99.99% ये टेस्ट आपका कंपलसरी होगा। हर जगह वो अपनी जब एलिजिबिलिटी वो निकालेंगी तो उसमें जनरल टेस्ट आप मान के चलें कि होगा ही होगा। तो आप ये सेक्शन ज़रूर चूज करें। बाकी के जो आप 8 पेपर देंगे, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया भी था कि आप मैक्सिमम 9 टेस्ट दे सकते हैं, तो एक आप यहाँ से दें, बाकी 8 आप सेक्शन 1 से और सेक्शन 2 से चूज कर लें। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चूँकि ये नोटिफिकेशन 109 पेज का है, लंबा है, और ये पहला साल है। मतलब पहला साल CU सेट पहले होता था, अब वो CUET हो रहा है।
तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ वीडियो देखें और एक एक चीज़ समझते चले, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो और 80 जगह आपको भटकना ना पड़े। ठीक है, ये आपको पेमेंट का दिया हुआ है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो कैसे पेमेंट करेंगे, तो ये कोई बड़ी चीज़ है नहीं, आपको सबको पता है पहले से। वही UPI वगैरह का है, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मतलब किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी समझने वाली बात है नहीं। फॉर्म आपको मैंने बताया कहाँ जाके भरना है, uet.samarth.ac पे, यहाँ पे आपको जाके फॉर्म भरना है। सिर्फ ऑनलाइन मोड में आपका फॉर्म भराएगा, मतलब ऑफलाइन कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ऑफलाइन आप हार्ड कॉपी में फॉर्म भर के भेज दें और आपका वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, फॉर्म भरते टाइम आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा, ये तो सिंपल बात है। आप कहीं भी आपने आज से पहले भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो फॉर्म भरने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिलता है, तो ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आपको बताया गया है कि फ़ोटो की साइज़ क्या होगी, जो आप सिग्नेचर वगैरह अपलोड करेंगे तो उनकी क्या साइज़ होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं। जब फॉर्म आप भरेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी आप जहाँ से भी फॉर्म भरेंगे, चाहे वो किसी साइबर कैफ़े से भरें या अपने घर पे बैठ के अपने PC से भी भर सकते हैं, या फिर अगर आपसे फॉर्म भरते नहीं बन रहा है तो आप किसी कॉमन सर्विस सेंटर में चले जाएँ, वहाँ पे आपको ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ वही सारी चीज़ें हैं, ईमेल वगैरह, क्या क्या चीज़ें, एड्रेस क्या क्या आपको देना पड़ेगा, कैटेगरी, जेंडर, ये मतलब फॉर्म भरते टाइम ये सिंपल चीज़ें हैं जो आपके हर फॉर्म में होती हैं, वो इसमें भी हैं, तो कुछ नया नहीं है इसमें। आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये यहाँ पे आपको थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको किसी भी तरीके की शिकायत है तो आप इस ईमेल पे आप लिख के भेज दीजिए, या नंबर दिया हुआ है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, किसी भी तरीके की अगर सिचुएशन बनती है तो। फॉर्म भरते जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे हैंड सैनिटाइज़र है, एक पानी का बॉटल है, ये सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कहने को होता है, जनरली वहाँ इतनी चेकिंग भी नहीं होती। तो हाँ, हालांकि आपको हैंड सैनिटाइज़र और मास्क लेके जाना चाहिए, ऐसा मैं आपको एडवाइस करूँगा। अब यहाँ पे दिया है NTA के बारे में कि ये एजेंसी क्या है, कैसे फॉर्म हुई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यूनियन यूनिवर्सिटी इन इंडिया आर एस्टेब्लिश्ड बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड आर अंडर द परव्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये जो NTA एजेंसी है या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती हैं। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आती थी, अब उसी मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके, उसी मंत्रालय का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए बिल्कुल भी। आप आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब जो आपका CUET एग्ज़ाम है उसके बारे में दिया गया है, क्या है इसमें कि द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर एडमिशन इनटू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, ये बात आप अच्छे से इसको फिर से देखें। द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर एडमिशन इनटू ऑल UG प्रोग्राम इन ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फॉर एकेडमिक सेशन 2022-23 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इस सेशन में, मतलब 2022-23 सेशन में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जो जिनकी संख्या लगभग 45 है, उन सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के में जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं या जो ग्रेजुएशन वाले कोर्स हैं, उनमें एडमिशन के लिए आपको ये एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। बहुत इम्पोर्टेंट बात, अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने देखी इस प्रोस्पेक्टस में, अगर उस प्रोस्पेक्टस की सबसे इम्पोर्टेंट कोई बात है तो यही है कि अगर आप इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे BA, BCom, BSc, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, किसी भी कोर्स में, BBA, BCA और भी ग्रेजुएशन लेवल पे 1000 तरीके के कोर्स होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्स अपने होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं। ठीक है, तो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में
जो आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं वहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए ये एग्ज़ाम देना होगा। तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। आगे देखते हैं इसमें क्या है। द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट विल प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू कैंडिडेट अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली दोज फ्रॉम रूरल एंड अदर रिमोट, and help establish better connect with the universities. A single examination will enable to candidates to cover a wide outreach and the part of admission process to various central university। वही बात है कि इस एक एग्ज़ाम के थ्रू ही जितनी भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखिए यहाँ पे बार बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता। यूनिवर्सिटी मुख्यतः 2-3 तरीके की होती हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं। इसी को प्राइवेट भी बोल सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब जो देखिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं ये केंद्र सरकार इनका संचालन करती है, या इनकी जो फंडिंग होती है, इनको चलाने के लिए जो पैसा होता है वो केंद्र सरकार देती है। और यहाँ जो भी टीचर काम करते हैं या जो भी स्टाफ काम करते हैं उनकी भर्ती कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, मतलब कहने का कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसको पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करेगी, मैनेज करेगी। दूसरा जो स्टेट यूनिवर्सिटी है इनको स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो पूरी तरीके से मैनेज करती हैं, गवर्न करती हैं और वही इनको फंडिंग करती हैं। मतलब जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं उनको स्टेट करेगा। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये प्राइवेट होती हैं। मान लीजिए कि आप आज से 20 साल 25 साल बाद आपका मन हुआ कि आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलें और उसको अच्छे से चलाएं, तो वो आप कैसे करेंगे? वो आप अपना पैसा लगाएंगे उसमें। यूनिवर्सिटी खोलने के लिए अपने पैसे से ज़मीन खरीदेंगे, अपने पैसे से यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनाएंगे, अपने पैसे से प्रोफेसर हायर करेंगे, अपने पैसे से स्टाफ हायर करेंगे और फिर उसके बाद जो भी आप आगे चीज़ें होंगी वो आप मैनेज करेंगे, आप गवर्न करेंगे। मतलब उस यूनिवर्सिटी के मालिक आप होंगे। तो ये होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो 3 तरीके की यूनिवर्सिटी होती है। ये जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम है ये अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए है इस साल, लेकिन आप ये मान के चलें कि अगले 2 से 3 सालों में 4 सालों में जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं इंडिया की, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो या प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी हों, वो सारी ही इसी एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेने वाली हैं। आप ये मान के चलें ये लगभग कन्फर्म है, क्योंकि एक नेचर होता है यूनिवर्सिटी का, एक सोसाइटी का नेचर होता है। उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ 100% गारंटी है कि अगले 2 से 3 सालों में जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं या चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो सारी ही इसी एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेने वाली हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी बड़े एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये देखा जा चुका है। जैसे IIT का एग्ज़ाम होता है, आप सबको पता होगा, IIT का एक ही एग्ज़ाम होता है। मतलब इसके अंदर वैसे तो 2 एग्ज़ाम होंगे, एक JEE मेंस का होता है, और एक एडवांस का होता है। अब एग्ज़ाम तो IIT ले रहा है, लेकिन ये जो JEE मेंस और JEE एडवांस का जो आपका मार्कशीट जारी होता है उस मार्कशीट के बेस पे बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी और बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी भी इसी एग्ज़ाम के थ्रू अपना एडमिशन लेती हैं। तो बिल्कुल वही पैटर्न यहाँ पे भी चलने वाला है। तो ये समझ लीजिए कि आने वाले टाइम में ये इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उम्मीद है कि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे NTA का रोल दिया हुआ है, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझने वाली चीज़ है। क्या है आइए पढ़ लेते हैं पहले। द रोल ऑफ NTA इज़ कन्फाइंड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट, कंडक्ट ऑफ द टेस्ट, होस्टिंग ऑफ द आंसर की, इनवाइटिंग चैलेंज, ठीक है, फाइनलाइज आंसर की, प्रिपेयरिंग एंड डिक्लेयरिंग रिजल्ट एंड होस्टिंग स्कोर कार्ड। ठीक है, इतना काम NTA करने वाली है। अच्छे से आप इसको फिर से समझें कि क्या क्या काम करेगी। रजिस्ट्रेशन करेगी आपका, मतलब अभी आप फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे, ठीक है। फिर एग्ज़ाम लेगी आपका, फिर आपकी आंसर की जारी करेगी। फिर उस आंसर की में अगर आपको कुछ गलती समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि आंसर की गलत दी हुई है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं उसको। फिर फाइनल आंसर की आएगी, फिर आपका रिज़ल्ट आएगा, आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपका इस एग्ज़ाम के देने के बाद ये नहीं होगा कि आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके डायरेक्ट एडमिशन लें। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो NTA है ये आपका सिर्फ एग्ज़ाम कराएगी, एडमिशन काउंसलिंग ये काम कौन करेगा? ये यूनिवर्सिटी करेगी। कैसे करेगी? मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है,
आप चाहते हैं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ें, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA, BSc या BCom किसी में एडमिशन लेना है। अब आपने क्या किया, आपने NTA का फॉर्म भरा, CUET का फॉर्म भरा, अभी आप फॉर्म भरेंगे। उसके बाद क्या होगा, आप NTA की साइट पे जाके ये फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, आप फिर एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के बाद आंसर की आएगी, फिर रिज़ल्ट आएगा, फिर आपको एक स्कोर कार्ड NTA के द्वारा जारी कर दिया जाएगा कि भाई फलाने कुमार ने, फलाने मिश्रा ने, फलाने सरमार ने, फलाने राठौर ने, फलाने चौधरी ने CUET का एग्ज़ाम दिया है और फलाने सब्जेक्ट में इन्होंने इतना मार्क्स गेन किया है। अब क्या होगा, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना अलग एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, अपना फॉर्म, काउंसलिंग का फॉर्म वो जारी करेगी। वहाँ पे आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे और मान लीजिए कि उसने BA के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये तय कर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA में एडमिशन लेना है तो आपको जो CUET का एग्ज़ाम है वहाँ पे जो सेक्शन 3 वाला जो जनरल टेस्ट वाला एग्ज़ाम था वो आपको देना है। सेक्शन जो फर्स्ट A है वहाँ से कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु जो भी है मतलब, और जो आपकी डोमेन सब्जेक्ट है वहाँ से कोई भी 4 सब्जेक्ट आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी देनी है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रख दिया। अब इसी तरीके से हर यूनिवर्सिटी अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालेगी। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि अभी क्या होने वाला है कि अभी आप हड़बड़ा के फॉर्म ना भरें। अभी हर यूनिवर्सिटी अपना नोटिफिकेशन एक जारी कर देगी, 2 से 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, 5 दिन। हर यूनिवर्सिटी अपना नोटिफिकेशन जारी कर देगी और अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देगी। अब उसमें क्या होगा, उसमें वो जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए रहेगी कि आपको अगर इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको कौन कौन सा एग्ज़ाम किस किस डोमेन में एग्ज़ाम देना है। उसके बाद जब आप फॉर्म भरेंगे तो वो उस डोमेन को आप चूज कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन स्कीम दिया गया है कि जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके से, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा। मीडियम क्या होगा, 13 लैंग्वेज में आपका टेस्ट होने वाला है। अपने पहले वीडियो में मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें वही हैं, कुछ अलग नहीं है। MCQ आपसे MCQ के टर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखें। टेस्ट डिज़ाइन ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज होगी, 1B में 20 लैंग्वेज, सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट है। तो इतनी सारी चीज़ें, आप कहीं से भी कितना भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, वो कोई बाउंडेशन नहीं है। बस आपका ये जो सेक्शन 3 है ये आप मान के चले कंपलसरी होने वाला है लगभग हर यूनिवर्सिटी में, तो आप ये ज़रूर चूज कर लें। बाकी आप यहाँ से 1 या 2 या 3 मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप मान लीजिए 1 चूज करते हैं तो सेक्शन B से आप 2 चूज करेंगे, और अगर यहाँ से आप 2 चूज करते हैं तो यहाँ से आप 1 चूज करेंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि किसी भी सेक्शन से 3 सब्जेक्ट उठा के यहाँ से, मतलब ये जो सेक्शन 1A और 1B है यहाँ से आपको दोनों को मिला के 3 सब्जेक्ट चूज करना है। और आप किसी भी तरीके से चूज, आप 1+2 कर सकते हैं, या आप 2+1 कर सकते हैं, या फिर 3+0 कर सकते हैं, या 0+3 कर सकते हैं। मतलब ये 4 तरीके से यहाँ से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसको डिटेल में समझा दे रहा हूँ। 1+2 का मतलब क्या है, सेक्शन जो 1 है वहाँ से आपने 1A जो सेक्शन है वहाँ से 1 सब्जेक्ट आपने उठा ली, 1B से आपने 2 उठा ली, या फिर आपने सेक्शन 1A से 2 सब्जेक्ट उठा ली, सेक्शन 1B से 1 सब्जेक्ट उठा ली, या फिर आपने सेक्शन 1A से 3 सब्जेक्ट उठा ली और सेक्शन 1B से कुछ भी नहीं उठाया, मतलब 0, या फिर आपने सेक्शन 1A से 0 सब्जेक्ट यानी कुछ भी नहीं उठाया और सेक्शन 1B से 3 सब्जेक्ट उठा ली। तो यहाँ से आप 4 तरीके से सब्जेक्ट, मतलब ये सेक्शन 1A और 1B से आप 4 तरीके से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। फिर उसी के हिसाब से आपको सेक्शन 2 से चूज करना होगा। अगर आपने यहाँ से 3 सब्जेक्ट चूज कर ली है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से आपको 5 ही सब्जेक्ट मिलेगा फिर, और यहाँ से अगर आपने 2 चूज किया है तब यहाँ से आप 6 चूज कर सकते हैं। ये आपको फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखना होगा। तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। ठीक है, इधर तो वही चीज़ दिया गया है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप सब्जेक्ट चूज करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, मैक्सिमम ऑफ 2 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B टेकन टुगेदर, मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2 एंड जनरल टेस्ट एंड सेक्शन 3। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी
आपको करना क्या है कि सेक्शन 1A और 1B से अगर आप 2 सब्जेक्ट चूज करते हैं तो सेक्शन जो 2 है वहाँ से आप 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं अपने डोमेन सब्जेक्ट में। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। आगे देख लेते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ पे वही आपका स्लॉट दिया हुआ है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन कब से कब रहेगा। पहला जो स्लॉट सुबह वाला होगा 9 से 12 बजे तक, और जो स्लॉट 2 होगा शाम को 3 से 6:45 तक। तो ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, और क्या है आगे देखते हैं। यहाँ पे वही दिया गया है कि कैसे आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। मान लीजिए आपने कुल मैक्सिमम 9 टेस्ट आप दे सकते हैं, तो आपने 9 सब्जेक्ट आपने चूज करी है तीनों सेक्शन मिला के, तो किस तरीके से किस किस स्लॉट में आपका एग्ज़ाम होगा ये आपको दिया है। ये आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस करना ये है कि जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, या यूनिवर्सिटी जो सब्जेक्ट आपको एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रही है, उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज कर लेना है। बाकी एग्ज़ाम कराना एनटीए की जिम्मेदारी है, वो कैसे कराएगी वो आपको नहीं सोचना है, वो एनटीए को सोचने दीजिए। आपका सोचना काम नहीं है, आपका सोचना है, आपका बस इतना काम है कि यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए और उस हिसाब से फॉर्म भर दीजिए। जिन सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं या जिन सब्जेक्ट को आपने 12th में पढ़ रखा है, आपका बस इतना ही काम है यहाँ पे। बाकी आपको सोचने वाला काम नहीं है, और अपनी पढ़ाई करिए। जिन जिन सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। यहाँ पे वही सारी चीज़ें सिलेबस दिया हुआ है क्या क्या है, तो ये आप खुद से भी देख लेंगे, कोई बड़ी चीज़ है नहीं समझाने वाली। एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है, क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो देखिए एनटीए की तरफ से कोई भी एज लिमिट तय नहीं करी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना पहले कि जो एनटीए है वो सिर्फ एग्जामिन बॉडी है, वो सिर्फ आपका एग्ज़ाम ले रही है, उसका काम आपको एडमिशन देना नहीं है। एनटीए आपसे फॉर्म भरवाएगी, एग्ज़ाम लेगी और आपको एक स्कोर कार्ड जारी कर देगी। फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पे आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे। फिर वो यूनिवर्सिटी आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएगी, फिर आप अपना स्कोर कार्ड वहाँ लेके जाएंगे, और जितने भी लोगों को यूनिवर्सिटी ने बुलाया है काउंसलिंग के लिए उन सब का स्कोर कार्ड वो रखेगी अपने पास, या जो भी स्कोर नंबर नोट करेगी, और उसके हिसाब से फिर मेरिट लिस्ट निकालेगी और फिर आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। ये क्वालिफ़िकेशन, रिजर्वेशन, सब्जेक्ट कम्बिनेशन, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको हम स्किप मारते हैं और आगे देखते हैं। ये रिजर्वेशन पॉलिसी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू जो पीएच होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड, उनके लिए है। तो जो भी है, आप जिस भी कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी से अपना फॉर्म भरें। ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, उसी तरीके से जिस भी कैटेगरी से आप जनरल से हैं तो जनरल से भरें। तो ये तो आपको पता है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वैसा समझने लायक। ये सारी वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। चॉइस ऑफ सिटी, देखिए यहाँ पे किस किस शहरों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो यहाँ पे आपको लिस्ट दी हुई है। आगे आपको लिस्ट मिलेगी तो वहाँ पे आप देख लेंगे कि कौन कौन से शहर आपके सेंटर बनेंगे, तो उस हिसाब से जो भी आपका नज़दीकी शहर होगा उसको आप कर लेंगे। यहाँ पे एडमिट कार्ड के बारे में दिया गया है। एडमिट कार्ड आपका इसी साइट पे जारी किया जाएगा, ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा। ऑफलाइन आपको पोस्ट के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं मिलने वाला, आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। हेल्पलाइन नंबर, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टाइमिंग भी दिया गया है, सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। जो भी आपकी शिकायत है, जो भी चीज़ें आपको, जो भी आपकी समस्या है उस हिसाब से, ठीक है। फिर यहाँ पे वही फिर से स्लॉट वाला सिस्टम दिया गया है, क्या स्लॉट किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यहाँ पे एंट्री वगैरह का टाइम दिया गया है, इतने से इतने बजे तक एंट्री होगी, और एग्ज़ाम कब से चालू होगा वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये चीज़ मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताई है, फिर भी आपसे बता दे रहा हूँ कि जो सेक्शन 1A है और सेक्शन 1B है, वहाँ से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं, मतलब मिनिमम 40 करने हैं, आप ज़्यादा भी 50 में से 50 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर का हर क्वेश्चन होगा। और जी 1 मिनट माफ़ करिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी अलग चीज़ है, देखिए क्या है।
50 क्वेश्चन होंगे वहाँ पे, ठीक है। आपको अटेम्प्ट 40 ही करने हैं, ये बात आप ध्यान रखें। वैसे आप कर सकते हैं 50, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो आपका नंबर होगा वो आपके 200 क्वेश्चन का ही 40 क्वेश्चन का ही होने वाला है। क्यों, आप यहाँ पे देखिए, अच्छे से समझिए इस चीज़ को। 5 नंबर हर एक क्वेश्चन पे दिए जा रहे हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं, 200। तो एक क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होते हैं, 40 हो जाते हैं। 200 को आप 5 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 4 पंचे 20, 40 हुआ। यानी कि क्वेश्चन तो आपको 50 वहाँ पे पूछे जाएंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट 40 ही करने हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही शानदार सिस्टम एनटीए के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। ये तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिए रहेंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आया, आपको हवा नहीं लगी, तो आप जो 40 से 50 नंबर तक का क्वेश्चन है वहाँ से कर दीजिए। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे होंगे, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वहाँ पे होंगे तो 50 क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखें, 50 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे। आपको अटेम्प्ट 40 ही करने हैं, आप ध्यान रखें, आपको अटेम्प्ट 40 ही करने हैं, 50 नहीं करने, क्योंकि उससे आपका समय बर्बाद होने वाला है। और बाकी के जो 10 क्वेश्चन आप करेंगे, 40 क्वेश्चन करने के बाद जो बाकी के 10 करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है करने का। कोई भी उससे आप मेरिट, मतलब जो आपकी मार्कशीट बनेगी उसमें उसका कोई रोल नहीं रहने वाला। मतलब कि आपको 40 क्वेश्चन ही करने हैं, कोई भी आप 40 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हर क्वेश्चन का 5 नंबर आपको देना है। ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये दिया गया मैक्सिमम 40 आपको करना है। 40 से ऊपर करने का कोई मतलब नहीं है। 40 से आप कम आप करेंगे उतना ही जितना आपको आएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं नेगेटिव मार्किंग भी है। आप ये भी ध्यान रखें कि 1 मार्क्स विल बी डिडक्ट फ्रॉम रॉन्ग आंसर। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग भी है। अब देखिए, थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। आपके क्वेश्चन पेपर में रहने वाले हैं 50 क्वेश्चन, आपको आ रहे हैं 40 क्वेश्चन, तो आप 40 करें। आपको आ रहे हैं 45 क्वेश्चन, तो जो आप 45 करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, आपको करना 40 ही है। समझ रहे हैं? फिर से समझिए, देखिए, जो आपका क्वेश्चन पेपर है वहाँ आने वाले हैं 50 क्वेश्चन, और आपको 50 में से 50 आ रहे हैं मान लीजिए, लेकिन और आपने 50 में से 50 कर भी दिया, तो आपको क्या, एक क्वेश्चन चूँकि 5 नंबर का है तो क्या आपको 250 नंबर मिलेंगे? नहीं, आपको मिलने वाले तो 200 नंबर ही हैं ना भाई साहब। तो जब 200 नंबर मिलने वाले हैं तो आप जो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे, क्यों करेंगे? कोई मतलब नहीं है उसका, वो आपके नहीं जुड़ने वाले। आपको 40 ही करने हैं, और आपको 30 आ रहे हैं तो आप 30 ही करेंगे, क्योंकि 30 से ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। मान लीजिए आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप नंबर घट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। मतलब कि 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको 50 आ रहे हैं, 50 आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं और आपको 50 के आंसर मालूम है, तब भी आपको 40 ही करना है। अगर आपको 25 आ रहे हैं तो आपको 25 करना है, 10 आ रहे हैं तो 10 करना है। समझ रहे हैं? तो उम्मीद है कि ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। सेम चीज़ आगे भी दिया गया है, जो सेक्शन 1 भी है वहाँ पे भी सेम चीज़ ही है कि 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको करना 40 ही है। भले ही आपको 50 में 50 आ रहे हों, लेकिन आपको करना 40 ही है। उसी तरीके से जो अगला सेक्शन है, यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे 75, लेकिन आपको करना 60 ही है। भले आपको 75 में से 75 क्वेश्चन आ रहे हों, लेकिन फिर भी आपको करना 60 ही है। क्यों? क्योंकि इससे आपका फालतू का टाइम जो है लॉस होगा, और उसका नंबर जो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे उसका कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे 60 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 6 पंचे 30, 300 नंबर का हुआ। बाकी के जो आप 15 करेंगे उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, बस समय की बर्बादी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। समय भी देखिए आपको ज़्यादा दिया नहीं गया है, 60 मिनट मात्र दिए गए हैं। 75 क्वेश्चन, इसमें मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे। तो समझ रहे हैं आप? कोई मतलब नहीं है, जो आपको आ रहा है वही आप करें। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। जो अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसके लिए आपको 0 नंबर दिए जाएंगे, मतलब नंबर न तो नंबर मिलेंगे और न ही काटे जाएंगे। तो ये चीज़ है, मतलब जो आपको आ रहे हैं वही आप करें। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना करना है? 60 और 40। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या चीज़ है, कैसे है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, आप देख पा रहे होंगे, वही स्लॉट 2 का है, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इतनी चीज़ें तो समझ में आई होंगी। अब आगे देख लेते हैं क्या है, कैसे है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी है, वही सारी चीज़ें हैं, कहाँ से किस तरीके से आपको सब्जेक्ट चूज करना है।
और फॉर्म में किस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस तरीके से आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँचना है 2 आवर पहले। ये सारी चीज़ें आपको पता है, आपने पहले भी एग्ज़ाम दे रखा है। फ़ोटो, आईडी, मतलब एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। क्या क्या चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो कुछ इम्पोर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है बताने लायक, तो हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, ठीक है, ये वही चीज़ें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे भी कुछ दिख नहीं रहा है बताने लायक। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ पे अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे ये बोला गया है कि क्या क्या चीज़ें आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करनी है। आपको मोबाइल लेके नहीं जानी, घड़ी पहन के नहीं जानी, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेके नहीं जाना, शोरगुल नहीं मचाना एग्जामिनेशन हॉल में, समझ रहे हैं। किसी भी तरीके की गुंडाई छिछोराई नहीं करनी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको नहीं करनी। तो ये आप पढ़ लेंगे क्या क्या नहीं करना है आपको, आप ध्यान रखेंगे। अगर आप ऐसा छिछोराई करते पाए जाएंगे तो आपको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, ये भी यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। फिर जब आप एग्ज़ाम दे देंगे तो आपकी आंसर की जारी की जाएगी। आपको मान लीजिए आंसर की गलत लग रही है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। कि चैलेंज कहाँ करेंगे, एनटीए की वेबसाइट पे ये आपका दिया गया है। और चैलेंज करने का 200 रुपये पर क्वेश्चन यहाँ पे चार्ज होगा। मतलब आप कोई क्वेश्चन चैलेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए 5 क्वेश्चन आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से। हालांकि चैलेंज करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मान लीजिए अगर आंसर की गलत आती भी है तो जब आपका रिजल्ट आता है तो वो फाइनल होता है। मतलब रिजल्ट में गलतियाँ नहीं होती, आंसर की गलत हो सकती है, ये होता है। क्योंकि बीएचयू का मैं देख रहा हूँ पिछले कई साल से क्या होता है कि आंसर की में हमेशा 2-4 क्वेश्चन आंसर की में ये लोग गलत ही देते हैं, लेकिन जब फाइनल मार्क्स आते हैं तो वहाँ पे चीज़ें सही हो जाती हैं। तो वहाँ पे परेशान होने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये तो मैंने आपको बताया। हर क्वेश्चन के लिए 5 नंबर, गलत आंसर के लिए एक नंबर काट लिए जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपका न तो कोई नंबर दिया जाएगा, ना ही कुछ नंबर काटा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वही है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। आगे देख लेते हैं क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तो फ़िलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने वाली हैं, लेकिन अगले 2-4 साल में आप देखेंगे कि इसी स्कोर कार्ड, मतलब जो CUET का एग्ज़ाम है, इसी स्कोर कार्ड के तहत वेरियस यूनिवर्सिटी, वेरियस इंस्टीट्यूट एडमिशन आपका लेने वाले हैं। तो वही सारी चीज़ें दी है। यहाँ पे भी दे दिया गया है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी या कोई इंस्टीट्यूट इस स्कोर कार्ड के तहत या इस एग्ज़ाम के तहत एडमिशन लेना चाहता है तो वो बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरीके का बाउंडेशन नहीं है। तो मान लीजिए कि कोई स्टेट यूनिवर्सिटी चाहती है कि वो CUET एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले अपने यहाँ, तो वो ले सकती है। एनटीए की तरफ से ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है कि आप भाई इस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, वही सारी चीज़ें हैं। इवोल्यूशन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑल द सब्जेक्ट विल बी कैरिड आउट यूजिंग फाइनल आंसर की एंड रॉ मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट विल कंसीडर फर्दर, ठीक है। वही बताया गया है, एक आंसर शीट आपकी जारी होगी। ये जो आपका स्कोर कार्ड होगा 1 साल के लिए मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि आप 2023-24 के लिए भी इसी स्कोर कार्ड के तहत एडमिशन ले लेंगे, ऐसा नहीं है। फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगले साल, अगर आप अगले सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये चीज़ भी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। एडमिशन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सिर्फ एग्ज़ाम है, इसके थ्रू ये बिल्कुल आप भी आपको श्योरिटी नहीं दी जा रही कि आप पर्टिकुलर या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, आपको मिल जाएगा, नहीं। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है। एनटीए के द्वारा आपको एक स्कोर कार्ड, जैसे आप 10th 12th में आपकी एक मार्कशीट जारी होती है, उसी तरीके से यहाँ भी आपकी एक मार्कशीट जारी होगी। फिर जब किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मान लीजिए आप हरियाणा से हैं तो वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि वो आपके स्टेट में है, आपके घर के पास में है, इसलिए आप चाहते हैं कि आप वहीं पे पढ़ें। तो आपको करना क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जब अपना नोटिफिकेशन निकालेगी तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है। वहाँ पे वो सब्जेक्ट वाइज, कोर्स वाइज अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी रहेगी, आपको वो देखना है, उस हिसाब से एग्ज़ाम देना है। और जब आपका एनटीए के द्वारा मार्कशीट जारी कर दिया जाएगा तो मार्कशीट लेके आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के कैंपस में, ऑफिस में जाइए, वो लोग आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे और फिर उस हिसाब से आपका एडमिशन वहाँ पे होगा मेरिट के आधार पे,
यहाँ पे देखिए क्लियर मेंशन इन्होंने कर दिया है कि एनटीए डज नॉट हैव एनी रोल इन प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, क्योंकि ये काम तो यूनिवर्सिटी खुद करने वाली हैं, समझ रहे हैं। एनटीए मेरिट लिस्ट नहीं तैयार करने वाली, वो आपको बस एक मार्कशीट देगी, एक आपका क्या बोलते हैं उसको, स्कोर कार्ड जारी करेगी। तो एनटीए का बस इतना ही काम है कि एग्ज़ाम लेके स्कोर कार्ड जारी कर देना, बाकी का काम यूनिवर्सिटी को खुद करना है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। टेक्स्ट प्रैक्टिस सेंटर, ये भी आप कर सकते हैं, मतलब ये एक तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए व्यवस्था दी गई है एनटीए के द्वारा। आप एनटीए की साइट पे जाके अप्लाई कर दीजिए, आपके आसपास जाके आप एक तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल ऑनलाइन एग्ज़ाम वाली आपको फीलिंग आने वाली है वहाँ पे। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है कि एग्ज़ाम के पहले अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जाके वो भी कर सकते हैं। वो आपको एनटीए की वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर, मान लीजिए आप खुद फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आप कॉमन सर्विस सेंटर में जाके फॉर्म भर सकते हैं। वही सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। आगे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है बताने लायक। वेडिंग आउट रूल्स, लीगल जुरिडिक्शन, ये आपका सर्टिफिकेट का है। ठीक है इधर तो कुछ दिख नहीं रहा बताने लायक। आगे देख लेते हैं कुछ है तो। हाँ, ये देख लीजिए लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस बार पार्टिसिपेट करने वाली है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी में है, असम यूनिवर्सिटी यूपी में है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहाँ है, लखनऊ यूपी में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ है, वाराणसी बनारस में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, बिहार में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गुजरात में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, हरियाणा में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ये जम्मू में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, रांची, जो रांची राजधानी है झारखंड की, वहाँ पे है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ये केरला में है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, ओडिशा में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में है, पटियाला में है ये। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, सेंट्रल डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है, सागर। सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो जो लोग मध्य प्रदेश से हैं उनके लिए भी एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मध्य प्रदेश की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सागर यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस बार आपको CUET एग्ज़ाम देना होगा। हर बार तो सागर यूनिवर्सिटी खुद ही एग्ज़ाम लेती थी, इस बार आप एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो जो लोग MP वाले हैं वो यहाँ पे ध्यान देंगे। सागर यूनिवर्सिटी बहुत ही शानदार और खूबसूरत कैंपस है, मैं एक बार गया भी हूँ वहाँ पे। तो जो लोग वहाँ के आसपास के हैं वो इसको देख सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, फिर हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा है, ये आपका कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। मणिपुर यूनिवर्सिटी कहाँ पे, मणिपुर, मणिपुर स्टेट है आपका, नागालैंड के पास में, नॉर्थ ईस्ट में। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी। फिर आगे है हमारा क्या, तेजपुर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। देखिए यहाँ पे देखिए, अब आ रहा है असली मज़ा। ये सारी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप देख पा रहे होंगे। कुछ यूनिवर्सिटी जो शुरू में थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वगैरह या JNU जामिया वगैरह, वो सारी शुरू में। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विश्व भारती कोलकाता वाली जो है, महात्मा गांधी सेंट्रल संस्कृत। तो इतनी सारी, कुल कितनी यूनिवर्सिटी हैं आपकी, 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने वाली हैं 2022 में CUET एग्ज़ाम के थ्रू। तो इन 44 यूनिवर्सिटी में आप कहीं भी पढ़ना चाहते हैं, कहीं से भी आप अपनी पढ़ाई आगे की करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो इन 44 यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए आपको क्या देना होगा, CUET 2022। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ दे दिया गया है। क्या दिया गया है, डिटेल ऑफ प्रोग्राम कोर्स ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अवेलेबल एट द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी वेबसाइट। मैंने आपको पहले बताया
कि हर यूनिवर्सिटी अपना प्रोस्पेक्टस जारी करने वाली है। मतलब आप ये मत समझना कि ये प्रोस्पेक्टस आपको पढ़ के आपका काम ख़त्म हो गया, आप जाके फॉर्म भर दें, बिल्कुल नहीं। अभी आप हड़बड़ाएंगे नहीं, फॉर्म नहीं भरेंगे। आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। वैसे तो ये 44 यूनिवर्सिटी में आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश का एक हिंदी बोलने वाला लड़का है, तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश जाके क्या करेगा, वहाँ या तो उसको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी या तेलुगु बोलनी पड़ेगी, और उसको ना तो इंग्लिश आती है ना तेलुगु आती है, तो फिर वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ वो अच्छे तरीके से ना तो पढ़ पाएगा और ना ही वहाँ के स्टूडेंट के बीच अपना एक स्थान बना पाएगा। तो उसको क्या है कि वो कोशिश करेगा कि वो नॉर्थ इंडिया में ही रहे। नॉर्थ इंडिया में कहाँ, आपका जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात और राजस्थान, यही आपके नॉर्थ इंडियन स्टेट हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। तो अब इन जो नॉर्थ इंडियन स्टेट हैं, यहीं पे आपको एडमिशन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे तो आप कहीं भी जा सकते हैं, इंग्लिश अगर आपको आती है तब तो आप मणिपुर भी जा सकते हैं, वहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और आप हैदराबाद मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश भी जा सकते हैं, वहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको इंग्लिश आती है और इंग्लिश तो हर जगह चलती है। लेकिन अगर आप हिंदी भाषी हैं तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप नॉर्थ इंडिया में ही रहने की कोशिश करें, क्योंकि बाकी अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको दिक्कत आएगी। कितनी दिक्कत आएगी ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं हर जगह घूमा नहीं हूँ, लेकिन दिक्कत तो आएगी, ये पक्का है, ये कंफर्म है, दिक्कत आएगी। तो आप कोशिश करें कि आप अगर नॉर्थ इंडिया से हैं तो आप नॉर्थ इंडिया जितने स्टेट का नाम मैंने आपको बताया अभी, उन्हीं में आप रहने की कोशिश करें। और उन वेबसाइट जो उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहें, जो भी आप ऑप्शन में रखना चाहते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके पास यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू, हरियाणा, राजस्थान, इतने सारे ऑप्शन हैं। अब इन सारे ऑप्शन में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं आप उनकी वेबसाइट रोज़ देखें, उनका नोटिफिकेशन जब भी आए आप उसको अच्छे से पढ़ें, और उस हिसाब से अपनी एक लिस्ट बनाते चलें कि आपको क्या क्या डोमेन में, किस किस डोमेन में आपको एग्ज़ाम देना है। जब आपकी लिस्ट पूरी बन जाए उसके बाद आप फॉर्म भरने जाएँ, फॉर्म भरने बैठें, और उस हिसाब से अपना डोमेन या जो भी आपको सब्जेक्ट चूज करना है उस हिसाब से आप चूज कर लें। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे देखते हैं क्या है इसमें। आगे ठीक है, यहाँ पे तो वही सब्जेक्ट दिया गया, क्या क्या सब्जेक्ट चूज करना है तो ये तो आप खुद देख लेंगे क्या है क्या नहीं है इसमें। यहाँ पे वही चीज़ है, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट चूज करना है, किस तरीके से आप पेपर देंगे। तो यहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर दिए हैं हर स्टेट वाइज, स्टेट के किस किस शहर में आपके सेंटर रहने वाले हैं ये आप देख लेंगे खुद से। ये नोटिफिकेशन भी मैं वीडियो के नीचे लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ लेंगे क्या क्या। जैसे कि आप देख पा रहे हो हर शहर में कौन कौन सा सेंटर रहने वाला है वो आपको यहाँ पे दिया गया है पूरा लिस्ट। आगे देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे आपका वही फॉर्म भरने का चार्ज वगैरह दिया गया है, तो आप उस हिसाब से फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको हेल्प डेस्क दिया गया है, मतलब वही ईमेल वगैरह किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं या यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ आपको दिया गया है। ये पेमेंट वाला अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, मान लीजिए अगर आप ICICI बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, कोई आपको दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेंगे। विकास द्विवेदी जी हैं, ऋषभ शर्मा जी हैं, तो ये दोनों भाई साहब हैं, शर्मा जी और द्विवेदी जी। इनको आप कॉल करेंगे और कहेंगे कि शर्मा जी हमारे पेमेंट में फलानी दिक्कत आ रही है, तो आप चिलानी समस्या को दूर करें। ठीक है, आगे क्या देख लेते हैं। आगे तो वही फॉर्म भरने का दिया गया है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या फ़ोटो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। टेक्स्ट प्रैक्टिस सेंटर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक ठीक ठीक, क्या है फिर आगे, यहाँ पे भी कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे भी कुछ है नहीं। ये यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि आपका जो आंसर बनेगा वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा बनेगा। नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब होता है, मान लीजिए कि आपने 4 जुलाई को पेपर दिया और किसी बंदे ने 6 जुलाई को पेपर दिया। अब आपका जो पेपर आया वो आसान आया
और जो जिस बंदे ने 6 जुलाई को पेपर दिया उसका पेपर टफ आ गया। तो अब क्या किया जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा आप दोनों को एक बेस पे लाया जाएगा। मान लीजिए 500 नंबर का अगर पेपर है और आपने 450 नंबर मार दिए यहाँ पे, ठीक है, और इस बंदे का पेपर आसान टफ था जो जिसने 6 तारीख को दिया था, और इसने नंबर लाया 250। अब क्या किया जाएगा कि इसका आपका नंबर कुछ घटा दिया जाएगा, इसका नंबर कुछ बढ़ा दिया जाएगा, और आप दोनों को एक रेशियो पे ला दिया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका नंबर एकदम घटा के कम कर दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की एक बाकायदे प्रक्रिया होती है, मतलब वो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है, जो क्वेश्चन टफ है या आसान है, उस हिसाब से नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। तो उसमें आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। ये एनटीए की जिम्मेदारी है, वो अच्छे से नॉर्मलाइजेशन वो लोग करना जानते हैं, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लें। आगे देख लेते हैं। हालांकि ये लोग किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करेंगे वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे वही फॉर्म वॉर्म भरना, किस तरीके से फादर मदर नेम एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया गया है, तो बताने लायक नहीं है, पढ़ के खुद भी समझ सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया गया है, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये तो आप कर लेंगे। अब तो इतने इंटेलिजेंट हैं ही। 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं आप, तो इतनी समझदारी की उम्मीद तो मैं आपसे कर ही सकता हूँ। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। ये सारा वही फॉर्म किस तरीके से आप भरेंगे वही सारी चीज़ें दी गई है, बाकायदे एक एक चीज़ दे दिया गया है ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आगे क्या है। ये सारा फॉर्म भरने का ही प्रोसेस दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देख लीजिए मार्कशीट आपको किस तरीके से जारी की जाएगी, ये आप देख लें यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा आपका कन्फ्यूज़न और दूर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम संतोष कुमार है, तो यहाँ पे आपका नाम जो डेमो नेम दिया है यहाँ पे आपका संतोष कुमार नाम रहेगा। माता का नाम मान लीजिए आपका संतोषी देवी है, तो यहाँ पे माता का नाम संतोषी देवी हो जाएगा। आप 2000 में पैदा हुए हैं तो यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ। इंडियन नेशनैलिटी है। कैटेगरी मान लीजिए आप जनरल EWS जो भी OBC SC ST यहाँ पे हो जाएगा। बाबूजी का आपका नाम यहाँ पे है। गार्जियन नेम मान लीजिए आप गार्जियन नेम में अपने बाबूजी का, चचा का, भैया का, किसी का भी नाम डाला है तो वो यहाँ पे हो जाएगा। जेंडर आप मर्द हैं कि औरत हैं, पुरुष हैं कि स्त्री हैं, जो भी हैं आप वो यहाँ पे आपको देना होगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आर यू डायबिटिक, आपको डायबिटीज़ है कि नहीं ये भी पूछा जाएगा यहाँ पे। और क्या है आगे, आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपने 12th एग्ज़ाम कहाँ से करी है, तो मान लीजिए आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली कर देंगे। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड, मतलब जिस स्टेट से भी आप हैं वहाँ से आप दे देंगे कि आपने कहाँ से अपने 12th एग्ज़ाम कंप्लीट किए है। फिर मान लीजिए आपने हिंदी में अपना 12th पेपर लिखा है तो आप हिंदी लिख देंगे, डोगरी में डोगरी, तो वो आपने जिस भी लैंग्वेज में अपना 12th का एग्ज़ाम दिया है वो है। आर यू अवार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़, मतलब यहाँ पे आपके पिताजी किसी यूनिवर्सिटी में कुछ एम्प्लॉई हैं कि नहीं उसके बारे में है, तो यस। अगर आपके पिताजी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो आप यस लिख देंगे, अगर नहीं काम करते हैं तो नो लिख देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। कश्मीरी माइग्रेंट में ये सारा आपका मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब जब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मान लीजिए आपने सेक्शन 1A से इंग्लिश चूज़ किया था तो यहाँ पे इंग्लिश है आपका दिया हुआ। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो यहाँ से आपने ये सारी सब्जेक्ट चूज करी है। यहाँ पे आपने ये सब्जेक्ट का डिटेल दिया रहेगा कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट चूज किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। माफ़ करिएगा ये आपकी आंसर शीट नहीं है, ये जब आप फॉर्म भरेंगे और वो जो फॉर्म के द्वारा आपको रिसिप्ट मिलेगी वो है ये। हाँ ठीक है, मतलब मैंने आपको मार्कशीट बोल दिया था कि ये मार्कशीट आपका इस तरीके से आएगा, नहीं ये मार्कशीट नहीं है। ये जब आप फॉर्म भर देंगे तो उस हिसाब से आपका एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी, वही है ये। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपका ये समझ में आ गया होगा हर चीज़। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी हुई है तो ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं अपने लिए।
तो इस तरीके से ये 109 पेज का नोटिफिकेशन है। मैंने आपको काफ़ी आसान भाषा में, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी शांति से समझाने की कोशिश करी है। वैसे फिर भी मैं जानता हूँ कि आपके दिमाग में 1000 कन्फ्यूज़न होंगे, 1000 सवाल होंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको इस वीडियो के कमेंट में अपना सवाल लिख देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। सब्सक्राइब क्यों करना है? सब्सक्राइब इसलिए करना है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो अभी तो ये शुरुआत है, ये पहला दिन है, नोटिफिकेशन आज ही आया है, तो आज ही ये वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। अभी एक एक चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा आगे, और आपका एक एक कन्फ्यूज़न दूर किया जाएगा, जो भी समस्या है, जो भी कन्फ्यूज़न है। दूसरी चीज़, आपको तैयारी कैसे करनी है, किस सब्जेक्ट से क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से आपको मटेरियल मिलेगा, कितना टाइम लगेगा पढ़ने में, हर एक चीज़ आपको मैं गाइड करने वाला हूँ। तो आपको ये भी फ़ायदा होने वाला है मेरे चैनल पे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक एक चीज़ आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेरी, क्वेश्चन लिख दें। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर क्वेरी, आपके हर क्वेश्चन, आपके हर कन्फ्यूजन का आंसर आपको दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को भाई साहब लाइक कर दिया करें। बहुत लोग देख के वीडियो निकल लेते हैं, लाइक नहीं करते। लाइक करने से क्या होता है कि मान लीजिए कोई और बंदा जब CUET एग्ज़ाम के बारे में यूट्यूब पे सर्च करेगा, तो जब आप लाइक किए रहेंगे तो मेरा वीडियो सबसे ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो लाइक के द्वारा ही यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा होता है कि जिस वीडियो पे लाइक सबसे ज़्यादा होते हैं, यूट्यूब सबसे फ्रंट पेज पे, सबसे होम पेज पे, सबसे ऊपर उन्हीं वीडियो को दिखाता है। तो इसलिए लाइक करना बहुत ही कंपलसरी है, इम्पॉर्टेंट है। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्दर जो भी चीज़ें अभी मैं लगातार वीडियो बनाने वाला हूँ, तो जो भी चीज़ें जैसे जैसे अभी चीज़ें सामने आएंगी, आपको एक एक चीज़ मिल जाएगी, और हर तरीके का गाइडेंस आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।